हम लोग मेंस का प्रीवियस ईयर देख रहे थे और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, और इसमें भी हम लोग उसी तरह से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जैसे कि पीछे से करते आ रहे हैं, टॉपिक वाइज करेंगे। और इसमें फर्स्ट जो टॉपिक है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सारे के सारे किस एग्जाम के मेंस प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है और ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ पर आधारित है। ठीक है, इसमें कौन सा टॉपिक का नाम क्या है? फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 2000 से लेकर के 2020 तक का क्वेश्चन। 2021 से 2025 तक का क्वेश्चन कब करना है? वो करना है जनवरी में एग्जाम से जस्ट पहले। ठीक है, एक बार सारा एक पूरी अच्छी तरीके से मतलब कंप्लीट करके जब पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं कोई भी क्वेश्चन हम खुद से सॉल्व कर दे रहे, पेन पेपर उठा करके या फिर कोई भी बोर्ड के ऊपर। ठीक है, जब कॉन्फिडेंस आ जाए तब ट्राई करना है 2021 से लेकर के 2025। इससे पता भी चल जाएगा कितना परसेंट आपका मार्क्स लगभग मेंस में आने वाले हैं या फिर पुराने क्वेश्चंस कर लेने के बाद कितने नए क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन एराइज होता है इस टॉपिक से, किस टाइप का क्वेश्चन एराइज होता है और वो किस फार्मूला पर बेस्ड होता है। तो इस टॉपिक में मेनली हम लोग जो फोकस करने वाले हैं एक फार्मूला से, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है। ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। और इस पी को हम लोग एम भी लिख सकते हैं। पी मोमेंटम है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, और यहाँ से दो तीन फार्मूला बन करके आता है। इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, अगर मास को कांस्टेंट ले लें तो ए हो जाएगा dv बाई dt। ठीक है, एम इंटू डी बाई डी टी। और अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट ले लें तो ए बन जाएगा एम इंटू एक्स v इंटू डी एम बाई डी टी। तो यही फार्मूला बन जाता है v इंटू डी एम बाई डी टी। और इन दोनों फार्मूला से ही रिलेटेड जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको चाहे तो dv बाई डी टी को हम लोग एक्सेलरेशन लिख सकते हैं तो m इंटू ए बन जाएगा, या फिर चाहे तो इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, m इंटू ए की जगह पर हम लोग dv बाई डी टी की जगह पर क्या कर लिए, dv बाई डी एक्स से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दिए। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से हम लोग को बेनिफिट क्या हुआ, तो यहाँ से जो t वाला टर्म था ना वो गायब हो गया। ठीक है, अब ये बन जाएगा इक्वल टू m इंटू ये बन जाएगा m इंटू dv बाई डी एक्स रहेगा और dx बाई dt को हम लोग क्या बोलते हैं, v। और ये हो गया dv बाई dx। मतलब अब ये नया फार्मूला बन गया m v इंटू dv बाई dx। और यहाँ से एक फार्मूला ए भी बन करके आ रहा है, dv बाई dt को डायरेक्ट एक्सेलरेशन बोलते हैं तो एम ए भी बन करके आ रहा है। मतलब फोर्स का टोटल तीन फार्मूला हम यहाँ पर देख रहे हैं। फोर्स का तीन फार्मूला कौन कौन सा, एफ इज इक्वल टू एक हो जाएगा एम dv बाई dt, दूसरा हो जाएगा dv बाई dt को ए बोलते हैं तो ए में, तीसरा हो जाएगा m इंटू dv बाई डी एक्स इंटू भी, और एक चौथा हो जाएगा v इंटू डी एम बाई डी टी। तो इसमें से कोई भी फार्मूला पर बेस्ट क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है और एक्चुअल में पूछा भी है। ठीक है, इस फार्मूला का यूज करके भी पूछा है, ये फार्मूला भी कई बार यूज हुआ है मेंस में। ठीक है, और ए तो होते ही रहता है, मतलब ए और ए दोनों भी, मतलब चारों का चारों ही फार्मूला इंपॉर्टेंट है, किसी को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। और यहीं से एक्सेलरेशन का भी बहुत सारा फार्मूला बन करके निकलता है। अगर इसमें देखें तो ए बराबर आएगा dv बाई डी टी। ठीक है, ए बराबर dv बाई डी टी हो गया। यहाँ से देखेंगे तो ये तो खुद ए है, यहाँ पर देखेंगे तो ए का फार्मूला बन के आ रहा है, मास को छोड़ करके सारा का सारा ए है, v इंटू डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ए का ए फार्मूला दो तो याद रख लेना है। dv बाई डी टी अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो हम लोग समझ लेंगे कि वो एक्सेलरेशन का बात कर रहा है, या कहीं पर एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं dv बाई डी टी से, या फिर v dv बाई डी एक्स से। ठीक है, अब इन सारे फार्मूला को, किस फार्मूला को कब कहाँ रखना है तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस में देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, ए पार्टिकल मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन। एक पार्टिकल है जो कि एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। ठीक है, एक्सपीरियंसेस ए वेलोसिटी डिपेंडेंस फोर्स, यहाँ पर फोर्स का वैल्यू दे रखा है, ए बराबर दे दिया के वी वाई प्लस आई वी एक्स इंटू जे, वेयर वी एक्स और वी वाई आर द वेलोसिटी। ठीक है, ये दोनों का दोनों वेलोसिटी है। इफ ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, बोल रहा है कि ए अगर एक्सेलरेशन है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसमें से सही क्या होगा। ठीक है, हम लोग v का वैल्यू ले लेते हैं, v बराबर हो जाएगा वी एक्स आई प्लस वी वाई
जे, ये हो जाएगा v का वैल्यू। और उसके बाद अगर यहाँ से f बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, f बराबर a में होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल टू के इंटू वी वाई आई प्लस वी एक्स जे। तो यहाँ से a का जो वैल्यू आएगा वो आएगा के बाई एम वी वाई आई प्लस वी एक्स जे। हम लोग को चेक करना है कि v क्रॉस a जो होगा वो कांस्टेंट होगा कि नहीं, मतलब फाइनली हम लोग को v क्रॉस a निकालना है। तो a हम लोग पता कर लिए, v भी पता कर लिए, तो v क्रॉस a निकाल लेते हैं। अगर यहाँ से v क्रॉस a करेंगे तो आएगा v की जगह पर हम लोग को लिखना है वी एक्स आई प्लस वी वाई जे और क्रॉस प्रोडक्ट के बाई एम को इधर लिख लेते हैं के बाई एम वी वाई आई प्लस वी एक्स जे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो के बाई एम इंटू आई को आई के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा आई आई साइन 0 डिग्री, मतलब जब सेम को सेम से करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आई को जे से साथ करना होगा, तो आई को जे के साथ करेंगे वी एक्स इंटू वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और आई इंटू जे क्या हो जाएगा के हो जाएगा, ठीक है। और वी वाई को फिर आई के साथ करेंगे तो माइनस के हो जाएगा, ये हो जाएगा वी वाई स्क्वायर के क्या हो गया डायरेक्शन हो गया। जब आई को आई क्रॉस जे करेंगे ना तो आई क्रॉस जे जेड डायरेक्शन में के होता है, इस तरह से हम लोग पता करते हैं ना। अगर यहाँ पर आई है जे है के है तो पहला क्या था, पहला था आई क्रॉस आई हो तो 0 हो गया, आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, फिर जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के आएगा, इसलिए हमने बीच में माइनस साइन दे दिया। तो ये वी क्रॉस ए का वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि वी क्रॉस ए जो है ना और डिपेंडेंट है वी एक्स स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर का, ठीक है। किस पर डिपेंडेंट है, वी एक्स स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर। अब हम लोग को ये चेक करना होगा कि क्या इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। तो ये डिफरेंस पता करने के लिए यहाँ पर जाते हैं एफ बराबर हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स जो होगा, अगर एक्स डायरेक्शन की बात करें तो के इंटू वी वाई इंटू आई होगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एम ए एक्स इज इक्वल टू या फिर ए एक्स इज इक्वल टू के बटा एम वी वाई आई, और ए को हम लोग लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा के बाई एम वी वाई, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम लोग डी वी बाई डी वाई निकाल लें तो डी वी बाई डी वाई आ जाएगा, डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू के बाई एम तो रहेगा ही, के बाई एम, और जैसे एक्स वाला में वी वाई ऊपर लिए थे है ना, वी वाई ऊपर लिए, इसमें क्या हो जाएगा वी एक्स हो जाएगा, वी एक्स, ठीक है। और दोनों का जो डायरेक्शन है इसका जे डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। खैर हम लोग मैग्नीट्यूड का बात करें, अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो हम लोग को डायरेक्शन फिर देने की जरूरत नहीं है। तो ए डी वी बाई डी एक्स डी वी बाई डी टी का वैल्यू होगा और ए डी वी बाई ए डी वी एक्स बाई डी टी होगा, क्योंकि ए का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, ए बराबर जानते हैं डी वी बाई डी टी, तो ए एक्स डायरेक्शन के लिए और ए वाई डायरेक्शन के लिए डी वी वाई बाई डी टी, ठीक है। अब अगर इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर दे तो हम लोग को मिल जाएगा डी वी एक्स बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी वी वाई इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। एक्चुअली हम लोग को रिलेशन लाना था, वी एक्स और वी वाई में रिलेशन लाना था, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर एफ एक्स जो है ना, एफ टोटल है उसका सिर्फ हम लोग एक्स कंपोनेंट लिए, तो एक्स कंपोनेंट में सिर्फ ए वाला पार्ट लेना होगा, वो पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर लिया। उसके बाद एम को इस तरफ ले गया, उसके बाद ए को लिख दिया डी वी बाई डी टी, और वी वाई यहाँ पर जैसे है वैसे ही रह गया, सिर्फ इसको हम लोग चेंज कर दिए थे ए को, और ए जैसे था वैसे ही रहेगा। उसी तरह से अगर हम लोग सेकेंड पार्ट के लिए करेंगे ना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वी एक्स आ जाएगा, और के बाई एम तो रहेगा ही क्योंकि एम इस तरफ से गया है और के दोनों में मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो वी एक्स डी वी इज इक्वल टू ए आ जाएगा वी वाई डी वी वाई। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो वी एक्स स्क्वायर बाई टू, वी एक्स स्क्वायर बाई टू, क्योंकि ए भी एक्स के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, और इक्वल टू वी वाई स्क्वायर बाई टू, ठीक है। ये आ जाएगा वी वाई स्क्वायर बाई टू, और प्लस एक तो कॉन्स्टेंट सी दे देंगे
तो यहाँ से अगर 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर प्लस 2c मतलब कांस्टेंट, और ए अगर इस तरफ लेके आ जाए तो वी एक्स स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, मतलब वी स्क्वायर एक्स माइनस वी स्क्वायर वाई क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, और यही चीज़ हम लोग को यहाँ पर पुट करना था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वी क्रॉस ए का जो वैल्यू आ रहा है वो के बाई एम इंटू कॉन्स्टेंट सी आ रहा है, और के बाई एम तो पहले से ही कॉन्स्टेंट था, मतलब ओवरऑल वी क्रॉस ए क्या आ रहा है, वी क्रॉस ए कॉन्स्टेंट आ रहा है, टाइम पर ए डिपेंडेंट नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चाहे तो अदर ऑप्शन भी हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर है एफ एराइज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, बोला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो क्या एफ का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में एफ का वैल्यू घटता है या बढ़ता है तब है जब कोई चार्ज को रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर जो एफ का फॉर्मूला होगा वो या तो क्यू इंटू वी क्रॉस बी होगा, ठीक है, वी क्रॉस बी, या फिर बी आईडीएल अक्रॉस बी हो जाए, आईडीएल अक्रॉस बी होगा। हालांकि ये दोनों का दोनों फार्मूला हम लोग क्लास 12 में पढ़ना है, 11th के स्टूडेंट अभी शायद इसको समझ भी नहीं पाएंगे। तो एफ पर इफेक्ट तब पड़ता है ना जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाया गया हो। तो यहाँ पर किसी चार्ज पार्टिकल के बारे में कुछ बोला हुआ नहीं है, सिंपल पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, चार्ज पार्टिकल के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि फोर्स जो है वो एराइज होगा। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, क्या काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का कांस्टेंट रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा या नहीं होगा ये पता करने के लिए हम लोग पहले काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिख लेते हैं। होता क्या है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर आर एम वी स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कब होगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा अगर इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर हो जाए। काइनेटिक एनर्जी किसी चीज का डिफरेंशिएशन अगर 0 के बराबर हो तो हम लोग बोलते हैं कि वो टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आ जाएगा 1/2 एम, और वी स्क्वायर को अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये आ जाएगा 2v dv बाई dt। तो ये बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल, एम वी और dv बाई dt को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ए बोलते हैं। तो ये हो गया एम इंटू वी, मतलब कि एफ डॉट वी। तो एफ डॉट वी पर डिपेंड करेगा कि काइनेटिक एनर्जी इसका क्या होने वाला है। तो हम लोग एक बार निकाल कर देख लेते हैं, अगर एफ डॉट वी 0 आ रहा है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, है ना, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। अगर डिफरेंशिएशन 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। तो एक बार एफ डॉट वी निकाल करके देख लेते हैं क्या आता है। एफ डॉट वी बराबर एफ के जगह पर लेना है के वी वाई आई प्लस वी एक्स जे, डॉट प्रोडक्ट वी का हो जाएगा वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो के ही रहेगा, आई वाला को आई वाला के साथ करते हैं तो वी एक्स इंटू वी वाई, और प्लस फिर जे वाला को जे के साथ करते हैं वी एक्स इंटू वी वाई। तो ये आ गया 2k वी एक्स वी वाई, मतलब कि ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, 0 के बराबर नहीं आ रहा है मतलब कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगा। तो ए ऑप्शन सी वाला हम लोग का गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चेक करना है क्या वी डॉट ए कांस्टेंट होगा। तो एक बार वी डॉट ए भी निकाल करके देख लेते हैं। वी डॉट ए अगर निकालेंगे तो हो जाएगा वी के जगह पे लिखना है वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, और ए के जगह पे लिखना है के बाई एम खैर कांस्टेंट है बाद में लिख लेंगे, वी वाई आई प्लस वी एक्स जे इंटू के बाई एम, क्योंकि यहाँ से ए लिखना है तो एफ बराबर एम ए होता है, तो एम से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, के बाई एम हो जाएगा। अब इसको डॉट प्रोडक्ट कर ले तो आई वाला को आई के साथ वी एक्स इंटू वी वाई और प्लस वी एक्स इंटू वी वाई, फिर से 2vx इंटू वी वाई और साथ में के बाई एम। तो ए भी क्या बोल रहे थे, इतना क्या कांस्टेंट होगा। तो ए भी कांस्टेंट नहीं है, ए भी डिपेंड कर रहा है किस पर, वी एक्स और वी वाई पर डिपेंड कर रहा है। हम लोग का जो कांस्टेंट आया था वो वी एक्स स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर कांस्टेंट आया, दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट आया था, दोनों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट नहीं होगा। तो ए वाला भी ऑप्शन हम लोग का क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। इसका सही आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या है, ए। फर्स्ट क्वेश्चन ये 2020 का पूछा हुआ था, और हालांकि चेक आंसर तो आ जा रहा है जल्द ही, लेकिन अगर सारा बनाने जाएंगे, सारा ऑप्शन चेक करने जाएंगे तो अच्छा खासा टाइम ले गए।
समझने के लिए हम लोग को सारा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है ए स्पेसशिप इन स्पेस स्वीप स्टेशनरी इंटरप्लानेटरी डस्ट। एक स्पेसशिप है जो आकाश में जा रहा है, तो वो क्या करता है कि अपने आसपास का जितना धूलकण है उसको साफ करते हुए जा रहा है। वो धूलकण उस स्पेसशिप में चिपकते चला जा रहा है और इससे हो क्या रहा है, मास जो है स्पेसशिप का वो इंक्रीज कर रहा है इस तरह से। ठीक है, मास किस तरह से इंक्रीज कर रहा है, dm/dt इज इक्वल टू bv²। ठीक है, टाइम के साथ है, v जो है टाइम का फंक्शन है, इस तरह से इंक्रीज कर रहा है। vt इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो बोल रहा है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं F बराबर ma बराबर इसका एक और फार्मूला हम लोग क्या लिखे थे, v dm/dt। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ma हमारा जो है वो इक्वल होगा v इंटू dm/dt का वैल्यू कितना है, bv²। ठीक है, मतलब कि a बराबर जो हो जाएगा वो bv/m हो जाएगा। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा आ रहा है, b इसका सही आंसर आ रहा है। निगेटिव साइन क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन एक डिक्लेरेशन होगा। स्पेसशिप जैसे जैसे आगे जा रहा है, ठीक है, उसके स्पीड को पार्टिकल्स जो है वो कम करने की कोशिश करेंगे, फ्रिक्शन की वजह से इसका स्पीड डिक्रीज होगा। हम लोग का सही आंसर आ जाएगा बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रखा है ए स्मॉल बॉल ऑफ मास एम इज थ्रोन अपवर्ड। एक बॉल को जिसका मास एम है ऊपर की ओर फेंका जा रहा है विथ वेलोसिटी u। इसका इनिशियल स्पीड कितना रखा गया है, u रखा गया है। फ्रॉम द ग्राउंड द बॉल एक्सपीरियंसेस ए रेजिस्टिव फोर्स। इस बॉल पर एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है। एक्चुअली ये बॉल जब ऊपर जाएगा ना, यहाँ पर दो फोर्स काम कर रहा होगा। एक तो रेजिस्टिव फोर्स है जो कि है m kv² और एक तो अपना इसके वेट की वजह से mg। इस तरह से दो फोर्स इसमें लग रहा होगा। ठीक है, आगे दे रखा है मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल। पूछ रहा है कि ये बॉल जो है मैक्सिमम कितना हाइट अटेंड करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो नेट फोर्स जो इसमें लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है m kv² r प्लस mg। अगर यहाँ पर m कॉमन ले ले या फिर यहाँ से a का वैल्यू निकाल ले तो a बराबर हो जाएगा kv² r प्लस g, क्योंकि इधर भी f बराबर m सबका कैंसिल हो जाएगा। तो a का वैल्यू इतना आ रहा है। अब चूंकि हम लोग का एक्सेलरेशन v पर डिपेंडेंट है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा v का वैल्यू क्या होगा, v का वैल्यू डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन का हेल्प हम लोग को लेना पड़ेगा। a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बराबर हम लोग लिख सकते हैं dv/dt इज इक्वल टू kv² प्लस g। अब हम लोग चाहे तो इंटीग्रेट कर सकते हैं dt को उस तरफ ले जा करके, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन में कहीं भी टाइम यूज नहीं किया है, t ऑप्शन में कहीं पर है ही नहीं। तो a का हम लोग जो दो फार्मूला लिखे थे, a वाला फार्मूला यूज नहीं होगा, सेकंड वाला फार्मूला हम लोग ट्राई करते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे v इंटू dv/dx। x की जगह पर h यूज करेंगे क्योंकि ये जो ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर के लिए हम लोग हाइट h यूज कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग a का कितना फार्मूला हम लोगों ने देखा था, एक देखा था a बराबर dv/dt और एक इसी से आता है t को अगर रिप्लेस करना है तो dv/dx इंटू dx/dt लिख सकते हैं। और dx/dt को हम लोग क्या बोलते हैं, dx/dt v हो जाता है, तो v इंटू dv/dx एक दूसरा फार्मूला बन जाता है एक्सेलरेशन के लिए, जो कि हम लोग यहाँ पर अभी यूज करने जा रहे हैं। इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो dh, या फिर सिर्फ ऊपर वाला टर्म को, ठीक है, क्रॉसिंग मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो dh इंटू kv² प्लस g बराबर आ जाएगा। ठीक है, और dh इंटू इतना इज इक्वल टू v dv, इंटीग्रेशन ऑफ v dv इतना आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगर हम लोग dh निकालने जाएंगे, यहाँ से dh का वैल्यू कितना लिख लेंगे, dh बराबर हो जाएगा v dv डिवाइडेड बाई kv² प्लस g, kv² प्लस g। अब अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले ले तो dh 0 से लेकर के h तक इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv बाई g प्लस kv²। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और इसका वेलोसिटी किस तरह से चेंज हुआ है, स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी u था और फाइनल इसका वेलोसिटी 0, क्योंकि लास्ट में जाकर के रुक जाता है। ठीक है, h हाइट पर जाकर के क्या होगा, इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा।
अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो इसके लिए हम लोग को इंटीग्रेशन का मतलब हेल्प लेना पड़ेगा। ये जो है अगर हम देखें तो जो क्लास 12 या पास आउट स्टूडेंट है उन लोगों को हिंट दे दे कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज मैथ में 7.2 में इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके रखे हैं। ठीक है, वहां पर करना क्या होता था, डायरेक्ट भी स्क्वायर नीचे है, डायरेक्ट कोई फार्मूला है नहीं जिससे हम इसको सॉल्व कर सके। हम लोग जी प्लस के भी स्क्वायर को कुछ अदर नया वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे। हम लोग ले लेते हैं टी इज इक्वल टू जी प्लस के भी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है, टी की जगह पर कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि टी टाइम जैसा लग रहा है। तो यहाँ पर एक्स ही ले लेते हैं, एक्स बराबर जी प्लस के भी स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा डी एक्स इज इक्वल टू जी का डिफ्रेंशिएशन 0, के कांस्टेंट है और भी स्क्वायर का 2v dv। कहने का मतलब कि यहाँ से अगर 2v dv का वैल्यू हम लोग निकाल लें तो 2v dv आ रहा है dx बाई के बराबर। ठीक है, अब ये सारा वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे। अच्छा, ये वैल्यू जब हम चेंज किए तो इसका लिमिट जो है वो भी चेंज हो जाएगा। लिमिट पहले से u था लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब हम लोग जब इसका जो लिमिट है, इसका जो v है वो x के टर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं, तो इसका इनिशियल जो लिमिट है वो बन जाएगा, यहाँ पर u रखेंगे तो स्टार्टिंग में जब u रखेंगे तो इनिशियल लिमिट x1 जो हो जाएगा g प्लस के यू स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जो फाइनल लिमिट है x2 है ना, क्योंकि यहाँ पर dx लिखेंगे x वैरी करेगा x1 से लेकर के x2 तक, तो x1 तो a हो जाएगा, x2 हम लोग को तब मिलेगा जब v के जगह पर 0 रख देंगे। v अगर यहाँ पर 0 रखते हैं तो x2 बराबर g आ जाएगा। मतलब कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इस टाइप से चेंज हो जाएगा, x1 के जगह पर g प्लस के यू स्क्वायर, और फाइनल लिमिट कहाँ तक जा रहा है, g तक जा रहा है। v dv को हमने क्या एज्यूम करके रखा है, यहाँ पर हमने v dv निकाला है, और v dv का जो वैल्यू है वो dx बाई 2k हो जाएगा, dx बाई 2k को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये जो हमारा है कांस्टेंट टर्म है, और g प्लस के भी स्क्वायर को हम लोगों ने क्या एज्यूम करके रखा है, g प्लस के भी स्क्वायर x के बराबर है। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2k और log x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट हम लोग का x1 है g प्लस के यू स्क्वायर, और फाइनल क्या है, फाइनल है g। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ये हम लोग का आ जाएगा 1/2k और log x की जगह एक बार log g और दूसरा बार माइनस log g प्लस के यू स्क्वायर। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करें तो हम लोग को मिलेगा 1/2k log g डिवाइडेड बाय g प्लस के यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग को वैल्यू मिल रहा है h माइनस 0 h का, और एक जगह और चूंकि ये जो फोर्स है, ठीक है, ये एक तरह का डिक्लेरेटिंग फोर्स है, इसके वैल्यू को क्या कर रहा है, जो स्पीड था उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, mg नीचे की ओर लग रहा था, और साथ में जो रेजिस्टिव फोर्स है एयर की वजह से वो भी नीचे की ओर लग रहा था, और बॉल ऊपर की ओर जा रहा था, मतलब धीरे धीरे उसका स्पीड रिड्यूस हो रहा है। तो ये एक्सेलरेशन नहीं है, एक्चुअली ये हम लोग का डिक्लेरेशन है, और जब डिक्लेरेशन होगा तो यहाँ पर इसके लिए एक माइनस, ए की जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं, माइनस। तो सब जगह पर एक हम लोग को निगेटिव साइन ले लेना चाहिए, और वो जो निगेटिव साइन है यहाँ पर भी निगेटिव ले लेंगे, यहाँ भी निगेटिव ले लेंगे, यहाँ भी निगेटिव ले लेंगे, और इस निगेटिव साइन को हम लोग अंदर लेकर के जाएंगे तो ये जो वैल्यू है उल्टा हो जाएगा। मतलब हम लोग का जो आंसर आएगा एच का 1/2k g प्लस के यू स्क्वायर, इसको हम लिख देते हैं पूरा। हम लोग का फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा, निगेटिव साइन को अंदर ले जाने के बाद 1/2k log g प्लस के यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई g, और इसको चाहे तो हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1/2k log g बाई जी 1 हो जाएगा, प्लस के यू स्क्वायर बाई जी। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आ रहा है 1/2k log
1/2 के log 1 प्लस के यू स्क्वायर बाई जी। तो ए इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या आ रहा है? डी आ रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि 2019 का पूछा हुआ है। इसमें बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। एक बॉल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दिया हुआ है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। नीचे से फेंका जा रहा है अर्थ के सरफेस से, मतलब क्वेश्चन मिलता जुलता है। जो मतलब 2019 में अगर कोई स्टूडेंट इसको सॉल्व किया होगा, सॉल्व करके एग्जाम में बैठा होगा, तो वो 2020 वाला क्वेश्चन जो अभी हम लोग सॉल्व किए वो परहैप्स सॉल्व कर लिया होगा। इसमें दो फोर्स लगेगा, नीचे क्या क्या नीचे लगने वाला है एम गामा भी स्क्वायर और साथ में एम जी। द मोशन ऑफ द बॉल इज अफेक्टेड बाय ड्रैग फोर्स। बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना था? v नॉट था। टाइम इज टेकन बाय द बॉल टू राइज इट जेनिथ। जेनिथ मतलब होता है फाइनल स्टेप, जहां तक लास्ट वो जा सकता है वहां तक पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा। तो फिर से वही सेम कहानी है, एक्सेलरेशन का वैल्यू ले लेते हैं या फिर माइनस ए लेते हैं क्योंकि डिक्लेरेशन हो रहा है, तो या फिर इधर भी माइनस साइन ले सकते हैं। डिक्लेरेशन हो जाएगा ए बराबर जी प्लस गामा भी स्क्वायर। ठीक है, जी प्लस गामा भी स्क्वायर। ठीक है, ए बराबर माइनस जी प्लस गामा भी स्क्वायर। एम को छोड़ दिए क्योंकि एम एम दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। टोटल ए फोर्स है, फोर्स में से एम को हटा देंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। और ए को हम लोग लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी। अब यहाँ पर हम लोग डी वी बाई ओ जो फार्मूला था भी डी वी बाई डी एक्स वो यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हम लोग को टाइम चाहिए, वहाँ हाइट चाहिए था इसलिए हम लोग ओ वाला फार्मूला यूज किए थे। यहाँ टाइम चाहिए इसलिए इतना दूर ही रहने देंगे। मतलब एक क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन से थोड़ा सा इजी रहने वाला है। प्लस गामा इंटू भी स्क्वायर। अब यहाँ से डी वी अगर हम लोग निकालने जाएंगे, हम लोग को फाइनली डी टी चाहिए, तो एक बार डी टी निकालते हैं। डी टी बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ डी वी बाई जी प्लस गामा भी स्क्वायर। ठीक है, और डी टी निकालेंगे तो डी वी बाई इतना। ठीक, अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन का साइन ले लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा? इसको 0 से लेकर के टी तक करना होगा और इसको करना होगा, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट था तो v नॉट से लेकर के फाइनल 0 तक, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हम लोग को इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन इस टाइप का हम लोग को क्लास 12 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 में मिलता है। जो 7.4 सॉल्व किया होगा उसके लिए ए इंटीग्रेशन काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो इसको पहले हम लोग एक स्टैंडर्ड फार्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस साइन तो रहेगा, v नॉट से लेकर के 0 तक डी वी बाई, अगर इसमें से गामा हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ए बन जाएगा, गामा कॉमन ले लेंगे तो ए बन जाएगा जी बाई गामा। ठीक है, या फिर इसको अंडर रूट जी बाई गामा का होल स्क्वायर लिख देते हैं, अंडर रूट जी बाई गामा का होल स्क्वायर। सेम चीज ही रिजल्ट आएगा, जी बाई गामा लिखे या फिर अंडर रूट जी बाई गामा का होल स्क्वायर लिखे, एक ही बात है। क्यों ऐसा किया अभी समझ में आ जाएगा। और प्लस इसमें से तो गामा जा चुका है तो ए सिर्फ भी स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब उस चैप्टर में जो अभी हमने बोला 7.4, वहां पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो है कुछ इस टाइप का। अगर डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। तो इस फॉर्म में ही हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और x की जगह हम लोग का v है तो अभी ये ए स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो हम लोग tan इनवर्स, हमारा जो आंसर आने वाला है वो tan इनवर्स की टर्म में आने वाला है, मतलब या तो ए या फिर ए। अब यहाँ से ले लेंगे माइनस साइन, जैसे है वैसे इसको बाहर रहने देंगे, माइनस ऑफ 1 बाई गामा को बाहर निकाल लेते हैं, और अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा 1 बाई ए के जगह पर कितना लेना है, अंडर रूट जी बाई गामा, अंडर रूट जी और अंडर रूट गामा। ठीक है, अंडर रूट जी बाई गामा ले लिए 1 बाई ए के जगह। उसके बाद फिर tan इनवर्स एक्स के जगह हम लोग को भी लेना है, भी, और ए के जगह फिर से अंडर रूट जी बाई अंडर रूट गामा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, v नॉट से लेकर के 0 तक। तो ये इक्वल टू आएगा, यहाँ से एक गामा कैंसिल हो रहा है, इसको बाहर निकाल लेते हैं कांस्टेंट टर्म को, तो एक गामा कांस्टेंट कैंसिल होकर के और ये अंडर रूट गामा बच जाएगा, मतलब आ रहा है -1 बाई अंडर रूट गामा इंटू जी।
गामा इंटू जी और tan इनवर्स ए हो जाएगा भी और अंडर रूट गामा बाय जी। अब उसके बाद लिमिट को अगर पुट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक लिमिट था, भी नॉट से 0 तक था, तो एक बार 0 पुट करेंगे तो -1 बाई अंडर रूट गामा जी। एक बार 0 पुट करेंगे तो सारा का सारा टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस और उसके बाद भी नॉट पुट करेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट गामा बाई जी और भी के जगह पर भी नॉट। तो ये हम लोग का आंसर आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 बाई अंडर रूट गामा जी कहाँ पर है, 1 बाई अंडर रूट गामा जी और tan इनवर्स गामा बाई जी भी नॉट। सही आंसर कौन सा आ रहा है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4। ये भी कब का, 2019 का पूछा हुआ था, मतलब काफ़ी मिलता जुलता था, बस थोड़ा सा वो लोग चेंज किया है। और जो 2020 वाला क्वेश्चन पूछा था वहाँ पर हम लोगों ने भी एक्स क्या फार्मूला यहाँ पर यूज किया था, भी डीवी बाई डी एच यूज किया था, और यहाँ पर सिर्फ डीवी बाई डी टी यूज किया, बस इतना का ही फर्क है दोनों क्वेश्चन में। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि ये बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, एक बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है। ऊपर जब बॉल को फेंकेंगे तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। और इस वेलोसिटी और हाइट में क्या रिलेशन होगा, मान लो यहाँ पर इनिशियल स्पीड यू है, अब यहाँ पर स्पीड v है, तो v बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहाँ से v स्क्वायर बराबर आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं ना कि v का वैल्यू डाउन तो हो रहा है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा v का वैल्यू घटेगा, पर ए रिलेशन जो है डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो जो स्ट्रेट लाइन वाला ऑप्शन दिया हुआ है वो सबसे पहले हटा देंगे, ए ऑप्शन खत्म और ए ऑप्शन खत्म, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। तो अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जब h मैक्सिमम, h जब बढ़ेगा, ठीक है, h यहाँ पर तो एरो उल्टा दिया हुआ है, हम यहाँ पर देखते हैं h का वैल्यू देख रहे हैं कि जैसे जैसे बढ़ रहा है p का वैल्यू क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, h इधर बढ़ रहा है p 0, मतलब h जब मैक्सिमम हो गया ना तो p का वैल्यू मिनिमम 0। सही आंसर कौन सा है, डी। ठीक है, इसलिए बता रहा है कि h जब 0 होगा तो मोमेंटम मैक्सिमम होगा। सच में यहाँ पर सही बोल रहे हैं, मोमेंटम यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा m इंटू यू, लेकिन यहाँ पर उसका वेलोसिटी 0 हो गया तो मोमेंटम मिनिमम हो गया। तो सही आंसर कौन सा आ रहा है, डी, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो 2019 का एक क्वेश्चन था और काफ़ी ज़्यादा आसान था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 दे रखा है 2019 में ही पूछा है, पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए मोमेंटम p। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है कोई पार्टिकल, ठीक है, स्टार्टिंग है t बराबर 0, फोर्स F बराबर KT एक्ट, फोर्स कितना है F बराबर KT, और F बराबर हम लोग क्या जानते हैं, dp बाई dt बराबर KT, या dp बराबर क्या हो जाएगा KT dt। अगर जरूरत पड़ा तो इसका यूज करेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन हम इससे निकाल सकते हैं वो निकाल लिए हैं। और ये भी बोल रखा है कि इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था, p था, t बराबर 0 पर। फाइनल मोमेंटम डायरेक्शन ऑन मूविंग पार्टिकल ड्यूरिंग द इंटरवल t, टोटल टाइम इसको t लगा है, 0 से लेकर के t तक चले जाते हैं, मोमेंटम चेंज होकर के 3p हो गया है। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, dp का इंटीग्रेशन p हो जाएगा, मतलब 3p में से p गया तो कितना 2p, 2p इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करेंगे KT स्क्वायर बाई 2, और लिमिट अगर रखना है तो एक बार कैपिटल T रखना होगा और एक बार 0 रखना होगा। ठीक है, लिमिट अगर रखना है तो 0 से t तक KT स्क्वायर बाई 2 और माइनस 0, मतलब कुल मिलाकर कोई वही 2p बराबर 2p इंटू 2 इज इक्वल टू KT स्क्वायर, या t स्क्वायर बराबर 4p बाई k, या t बराबर 2 अंडर रूट p बाई k। 2 रूट p बाई k कहाँ पर है, 2 रूट p बाई k, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ज़्यादा आसान था। अभी तक अगर हम लोग 6 क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा डिफरेंट था, हालांकि फार्मूला वही डी वी बाई डी एक्स वाला वहाँ पर भी यूज हुआ था, एक्सेलरेशन की जगह डी वी बाई डी टी वहाँ पर भी एक्सेलरेशन की जगह यूज हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों एक ही टाइप का था और वो भी इजीली ही सॉल्व हो गया, बस सब लोग को इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया था, इसलिए उसमें समय लग सकता है स्टूडेंट का। उसके बाद बाकी का लास्ट का 2-3 क्वेश्चन देखे तो काफ़ी आसान पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 टफ, 2 या 3 या फिर 3 या 4 था, वो दोनों टफ क्यों है, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन की वजह से। अगर इंटीग्रेशन में किसी का पकड़ नहीं रहा तो वहाँ पर वो जाकर के फंस सकता है, नहीं तो क्वेश्चन अभी तक सारा आसान ही पूछते आ रहा है।
उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज एक्टेड अपॉन ए फोर्स। F बराबर कितना दिया हुआ है, F बराबर दिया है r/t²। ठीक है, इफ दिस लॉ इज टू बी टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली बाय ऑब्जर्विंग द मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब हम लोग को रिलेशन लाना है v और t में, कि v और t में रिलेशन क्या होगा। तो F बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, F बराबर लिख सकते हैं dv/dt। ठीक है, dv/dt इज इक्वल टू r/t²। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे dv बराबर r इंटू टी के पावर -2 dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो v बराबर कितना आ जाएगा, r इंटू टी के पावर -2 + 1 बटा -2 + 1। ठीक है, और यहाँ से v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर एक टर्म और यहाँ पर दे करके रखा है, ए भी दे रखा है, तो v भी यहाँ पर हम लोग ले लेंगे। तो अगर उस v को लेंगे तो यहाँ पर नीचे v आ जाएगा। ठीक है, ए भी अगर लेकर के चले तो ए भी जो यहाँ पर मल्टीप्लाइड में है यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, और तब भी dv/v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log v हो जाएगा। कहने का मतलब अब हम लोग आ रहा है log v, क्योंकि सब ऑप्शन में log दिया हुआ था इसलिए हमें लगा कि कुछ छूट रहा है। फिर यहाँ पर हमने देखा v भी दे रखा है क्वेश्चन में, तो log v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r इंटू -2 + 1 -1 आएगा, तो माइनस साइन दे देते हैं, r टी के पावर -1 टी के पावर -1, या फिर log v इज इक्वल टू -r/t। ये रिलेशन किसके किसके बीच दे रहा है, log v और साथ में 1/t। log v और 1/t, सही आंसर कौन सा आ रहा है, सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो एक क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आसान था, ये है log v अगेंस्ट 1/t के बीच में। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ये 8 नंबर क्वेश्चन 2015 का पूछा हुआ है। इसमें क्या दे रखा है, एक लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल बीड। यहाँ पर ये बहुत सारा बीड है, बीड मतलब मोती टाइप का, जिसके हम माला वगैरह हम लोग बनाते हैं, मतलब बहुत सारा मोती इस टाइप का लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक कुछ नहीं बोल रखा है कि सारा मोती जो है एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, रेंडमली कहीं कहीं पर रखे हुए हैं। लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल बीड, ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r। रेडियस सबका कितना है, r है, और मास कितना है, m है। आर स्ट्रॉन्ग ऑन ए थिन स्मूथ रिजिड हॉरिजॉन्टल रड ऑफ लेंथ l लेंथ का एक रड है, और इस तरह से कहीं कहीं पर मोती लगा हुआ है। ठीक है, एंड आर एट रेस्ट एट रैंडम पोजीशन, सारे जहां तहां पर आराम से रुके हुए हैं, किसी में कोई मूवमेंट नहीं है। द रड इज माउंटेड बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट्स, रड जो है 2 सपोर्ट के बीच में इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, इफ वन ऑफ द बीड इज नाउ गिवन ए स्पीड v, एक बीड पर v स्पीड दे दिया जाता है। ठीक है, एक बीड को v स्पीड से आगे फेंका जाता है। द एवरेज फोर्स एक्सपीरियंस, तो बोल रहा है कि एवरेज फोर्स, ये जो सपोर्ट दिया हुआ है, ये सपोर्ट कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस बीड के जरिए। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर बोल रखा है कि कोलिजन जो है इलास्टिक है। एक्चुअली ये वाला बीड जाकर के जब इससे टकराएगा तो टकराने के बाद एक खुद रुक जाएगा और अपना जो वेलोसिटी है इसको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, और उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, आगे जाकर के इससे टकराएगा, अपना वेलोसिटी इसको दे देगा, खुद रुक जाएगा, फिर इसको अपना वेलोसिटी देगा और एक खुद रुक जाएगा, और ये फाइनली जाकर के इसमें टकराएगा। किस स्पीड से टकराएगा, v स्पीड से टकराएगा। मतलब टकराने वाला जो लास्ट पार्टिकल है या फिर लास्ट जो मोती है उसका स्पीड v है और मास m है। तो हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं फोर्स बराबर dp/dt, फोर्स बराबर क्या होता है, dp/dt, या फिर f dt इज इक्वल टू dp। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो f इंटू ये 0 से लेकर के t तक जाएगा, ft बराबर कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम p फाइनल माइनस p इनिशियल ले लेते हैं। ठीक है, ए p फाइनल होगा, ए p इनिशियल होगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो p फाइनल की बात करें तो शुरू में जाकर के टकराएगा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगा, मतलब शुरू में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, बाद में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। अगर हम लोग फाइनल वाला को v ले लेते हैं तो फिर इनिशियल वाला को माइनस v ले लेंगे ताकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो जाए। मास तो m ही है, तो फाइनल वाला को हम लोग ले लेते हैं m इंटू v माइनस इनिशियल वाला को m इंटू माइनस v।
कुल मिलाकर के एम भी प्लस एम भी 2mv, मतलब कि एफ इंटू टी बराबर आ गया 2mv। अब किसी तरह से अगर हम लोग को टी का पता चल रहा है, टाइम अगर किसी तरह से हम लोग निकाल लेते हैं तो फोर्स इजीली निकल जाएगा। टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, समय बराबर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, बटा वेलोसिटी। वेलोसिटी तो ऑलरेडी भी पता ही है, डिस्टेंस हम लोग को देखना है कितना है। तो डिस्टेंस ए यहाँ से मान लो कि स्टार्ट किया होगा और यहाँ से स्टार्ट कर करके गया होगा, जा करके यहाँ टकराया होगा, ठीक है। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, टकराने के बाद फिर वापस आया होगा। और हम लोग को बोला है लॉन्ग टाइम के बाद, इंस्टेंट नहीं कि यहाँ पर रखा हुआ था हम लोग धक्का दे दिए जाकर टकराया, बताओ कितना फोर्स लग रहा है। ये बोल रहा है लॉन्ग टाइम के बाद एवरेज फोर्स निकालो। लॉन्ग टाइम के बाद अगर देखेंगे ना तो एक बार धक्का देंगे जाकर के यहाँ टकराएगा, उस समय फोर्स नहीं निकालना है, ठीक है, क्योंकि जाकर के टकराया। अब ऐसा नहीं है कि जितना टाइम लगा होगा जाने में उतना ही टाइम पर बार बार टकरा रहा होगा। तो जाकर के टकराया होगा, उसके बाद फिर इधर से रिटर्न लौटा होगा, रिटर्न लौट करके फिर यहाँ तक आया होगा, फिर से जाकर टकराया होगा। मतलब उसको जो पूरा समय लगेगा ना, अगर लॉन्ग टाइम में देखा जाए तो फर्स्ट टाइम वाला को छोड़ दे, इग्नोर कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ जाना होगा, फिर वहाँ से यहाँ लौटना होगा। मतलब ए इसको देगा स्पीड, ए इसको स्पीड देगा, ए इसको स्पीड देगा, फिर जाकर टकराएगा, फिर वापस ए इसको स्पीड देगा, ए फिर इसको स्पीड देगा, फिर जाकर टकराएगा। मतलब इस तरह से प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। मतलब कि जितना जाने में टाइम लग रहा है ना उतना ही आने में, और वो उसका टोटल टाइम होगा, उतना उतना समय के बाद जाकर के टकराएगा। ऐसा नहीं कि बस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टकरा रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टकरा रहा है, यहाँ जाकर टकराएगा, रिटर्न आएगा, फिर जाएगा। मतलब आना जाना दोनों करना है उसको। तो टोटल समय हम सिर्फ पहले जाने का निकाल लेते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लें कि बीड स्टार्टिंग में यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो डिस्टेंस कवर करना होगा वो एल नहीं कवर करना होगा, क्योंकि एल डिस्टेंस तो है माइनस, जैसे पहला बीड अगर ए वाला है, ए जाकर के दूसरा बीड से टकराएगा, पहला बीड और दूसरा बीड जब ये आपस में टकराएंगे ना तो ए वाला इतना जो डिस्टेंस है ना, मान लो कि ये टकरा गया, दोनों आपस में सट गया, ठीक है, सटने के बाद ए भागेगा, ए रुक जाएगा, तो ए वाला जो डिस्टेंस है इतना इसको कवर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है बीच का ये कवर नहीं करना पड़ेगा। हम लोग इसको पॉइंट मास इसको लेकर के चलेंगे, इसको भी लेकर के चलेंगे, तो ये यहाँ से ही उसको पुश कर देगा कि अब तुम आगे जाओ। तो ये हर बार जो 2r डिस्टेंस है ना उसको कवर नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा अगर n बार हुआ है तो n इंटू 2r डिस्टेंस उसको कवर नहीं करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस में से 2nr डिस्टेंस हम लोग माइनस कर देंगे। और चूंकि जाना भी है आना भी है तो 2 बार हो रहा है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना बाई v। ये मेन इसका टाइम होगा, इतना समय के बाद उससे टकराएगा और फोर्स उस पर एग्जर्ट करेगा, ठीक है। तो अब हमारे लिए टाइम निकल गया, तो क्वेश्चन बनाना आसान हो गया। F बराबर 2mv डिवाइडेड बाई टी के जगह पर क्या लेंगे, 2 इंटू एल माइनस 2nr, और साथ में नीचे भी है तो वो भी ऊपर चला जाएगा। तो वी स्क्वायर 2 कैंसिल, ये आ गया mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल माइनस 2nr, mv स्क्वायर बटा एल माइनस 2nr, mv स्क्वायर बटा एल माइनस 2nr। सही आंसर कौन सा आ रहा है, 8 का सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में दे रखा है क्वेश्चन, ए 2014 का है। ए बॉडी ऑफ मास 5 kg अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, एक फोर्स का वैल्यू दे दिया है, हैज वेलोसिटी t बराबर 0, हैज इनिशियल इसका वेलोसिटी इतना है और फाइनल वेलोसिटी इतना है। मतलब हम लोग चाहें तो इसका मोमेंटम आसानी से निकाल सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम, और फोर्स का वैल्यू निकालना है। तो अभी जो फार्मूला यूज किए थे ना बस वही फार्मूला यूज करना है। हम लोग जानते हैं F बराबर dp, चेंज इन मोमेंटम बटा चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल बटा टाइम टोटल 10 सेकंड लगा है तो 10 डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, है ना। अब p फाइनल निकालने के लिए m इंटू वी फाइनल चाहिए, m 5 kg है तो ये 5 कांस्टेंट ले लेते हैं, और वी फाइनल कितना है, वी फाइनल है 6j, 0i प्लस 6j माइनस p इनिशियल का मास तो हम लोग बाहर ले चुके हैं, v इनिशियल ले लेंगे 6i माइनस 2j, 6i माइनस 2j, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट में माइनस कॉमन लेना है, ठीक है। माइनस पी आई करेंगे ना तो माइनस m इंटू वी,
इक्वल टू माइनस भी, एम बाहर ले लेंगे तो माइनस भी करेंगे तो ये अपना साइन चेंज करेगा, -6i + 2j, ठीक है, r डिवाइडेड बाई 10। तो 5 से कैंसिल होकर के 2 आ रहा है, 6 यहाँ पर 0i और -6i कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड होकर के -3i और 6j + 2j 8j हो जाएगा, 8 बटा 2 कितना हो गया, 4j। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, -3i + 4j। तो -3i + 4j, ऑप्शन नंबर ए। 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान था, बस पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करना था। पी फाइनल मतलब एम भी फाइनल माइनस एम भी इनिशियल, तो एम तो कॉमन ही हो जाएगा, भी फाइनल माइनस भी इनिशियल करके बस इसको सॉल्व कर देना था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज एट रेस्ट एट द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन पर एक क्या है, रेस्ट में, एट टाइम t = 0। इट इज सब्जेक्टेड टू फोर्स। फोर्स का वैल्यू कितना दे रखा है, Ft इक्वल टू दे रखा है F0 इंटू ई के पावर माइनस बी टी। और इस Ft को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इंटू dv/dt। ठीक है, और चूंकि हम लोग को रिलेशन v और t के बीच में ही चाहिए, यहाँ पर v है और यहाँ पर t है, तो a फार्मूला हमारे लिए nf है। a हो जाएगा F0 इंटू ई के पावर माइनस बी टी, या यहाँ से dv/dt निकाल लें, तो a हो जाएगा F0 ई के पावर माइनस बी टी और डिवाइडेड बाई m, या फिर dv अगर निकाल लें तो a हो जाएगा F0 ई के पावर माइनस बी टी बाई एम डी टी। और इसका हम लोग को इंटीग्रेशन ले लेना होगा, a जाएगा 0 से लेकर के v तक और a हो जाएगा हम लोग का 0 से लेकर के टाइम t तक। इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोग को मिलेगा v इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेते हैं, F0/m और बाकी जो अंदर का टर्म है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो e के पावर माइनस बी टी या जो कांस्टेंट टर्म होगा उससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा। और F0/m ई के पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई v, और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के t तक इसको इंटीग्रेट करना था, तो वो वैल्यू ले लेंगे। यहाँ से आएगा F0/-mb और ई के पावर माइनस बी टी और माइनस एक बार 0 रखेंगे t के जगह पर, इसको तो बाहर निकाल चुके हैं, ई के पावर 0, तो ये आ जाएगा F0/mb और ई के पावर 0 1, ये निगेटिव था बट माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, 1 माइनस ई के पावर माइनस बी टी हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ रहा है। अब हम लोग को चेक करना है, ठीक है, यहाँ पर सबका मैक्सिमम वैल्यू जो दे रखा है वो दे रखा है F0/mb जो कि t = 0 पर आ रहा है। तो t = 0 पर हम लोग देख लेते हैं क्या वैल्यू आता है। एट t = 0, सॉरी t = 0 पर मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये बीच का कोई वैल्यू है। ठीक है, हम लोग इन्फिनाइट पे चेक कर लेते हैं। एट t = इन्फिनिटी v का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा F0/mb इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस इन्फिनिटी। ई के पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है, मतलब F0/mb, मतलब v का जो वैल्यू होगा वो t = इन्फिनाइट पर कितना हो जाएगा, F0/mb हो जाएगा। ये तो 0 है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी 0 है, ऑप्शन नहीं होगा। ये जो वैल्यू है इन्फिनाइट पर F0/mb से ऊपर चला गया है, ठीक है, तो आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और ये वाला F0/mb के बराबर है t = इन्फिनाइट पर, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 10 का सही आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, दिस क्वेश्चन हैज अ स्टेटमेंट। ठीक है, एक स्टेटमेंट है और एक स्टेटमेंट 2 है। पहला स्टेटमेंट क्या है, इफ यू पुश ऑन ए कार्ट बीइंग पुल्ड बाय ए हॉर्स। एक कार्ट है और इस कार्ट को हॉर्स पुल कर रहा है, ठीक है, उसके बाद सो डैट इट डज नॉट मूव, इस तरह से खींच रहा है कि ये आगे मूव ना करे। ठीक, द कार्ट पुशेज यू बैक विथ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि इफ यू पुश ऑन ए कार्ट, ठीक है, एक आदमी मान लो कि इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, हॉर्स इस तरफ खींच रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है और हॉर्स इधर खींच रहा है। अब ये जो कार्ट है आगे बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो बोल रहा है कि द कार्ट पुशेस यू, अगर एक कार्ट को पुश कर रहा है तो क्या कार्ट भी इसको पुश कर रहा है। ठीक है, ये अगर कार्ट को पुश करेगा तो क्या कार्ट भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ था, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम करता है, तो ये ऑप्शन तो फिर सही है हम लोग का।
कार्ट पुशेज यू बैक विथ एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। स्टेटमेंट 2 दे रखा है द कार्ट डज नॉट मूव बिकॉज, पूरा कार्ट आगे नहीं बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि फोर्स डिस्क्राइब्ड इन स्टेटमेंट 1 कैंसिल ईच अदर, क्योंकि दोनों का जो फोर्स है ना एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, तो दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो हम लोग आंसर ए दे देंगे। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 दे रखा है टू फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, एक 30 डिग्री का कोण बना रहा है और एक 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम लोग जानते हैं इसमें इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, जो हम लोग जानते हैं वो नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा जी साइन 60, जी साइन 60 नीचे की ओर एक्सेलरेशन होगा, इसमें हो जाएगा जी साइन 30, ठीक है। तो जी साइन 30 इस डायरेक्शन में, इसका वैल्यू अगर निकाले तो कितना आ जाएगा? 9.8 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2, मतलब कि ए है 4.9। तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है 4.9 है। हम लोग चाहें तो इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ए अगर 30 डिग्री है ना तो ए भी कितना हो जाएगा? ए भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो इधर वाला हो जाएगा 4.9 cos 30, ये हो जाएगा 4.9 cos 30, क्योंकि एंगल के साथ जो लगा होता है उसमें हम लोग cos लिखते हैं। तो cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2, √3/2, ठीक है। 4.9 इंटू √3/2, और इधर कितना हो जाएगा? नीचे की ओर हो जाएगा sin 30, मतलब कि 4.9 इंटू 1/2, 4.9 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 4.9 cos 30 और ए वाला sin 30। sin 30 का वैल्यू 1/2 और cos 30 का वैल्यू √3/2। इसमें अगर देखें तो इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में जी साइन 60 वैल्यू कितना हो जाएगा? 9.8 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2। अब इसको भी दो कंपोनेंट में ले लेते हैं। एंगल कितना हो जाएगा? ए 60 है तो ए वाला भी 60, और ए वाला अगर इस डायरेक्शन में लेते हैं तो cos 60 लेना पड़ेगा। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? cos 60 हो जाएगा 1/2, मतलब कि 9.8 इंटू √3/4। इस डायरेक्शन में cos 60 का वैल्यू 1/2, √3/2 इंटू 1/2। अब इस डायरेक्शन में अगर जाएंगे नीचे की ओर तो ए ऑलरेडी पहले से था 9.8 इंटू √3/2, और साइन 60 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा √3/2, ठीक है। सारा वैल्यू हम लोग निकाल लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। अब आगे क्या बोल रहे हैं? ए और बी आर प्लेस्ड ऑन टू प्लेन, ठीक है। व्हाट इज द रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन? रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, नीचे वाला में। तो अगर रिलेटिव वर्टिकल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, मतलब हम लोग को इसमें से इसको घटा देना है। तो ए 2 से कट करके ए भी 4.9 हो जाएगा, तो घटा देते हैं, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 4.9 इंटू 3/2, क्योंकि √3 इंटू √3 3 और एक 2 नीचे है, इसमें से 4.9 कॉमन ले लेंगे और 1/2 घटा देंगे, मतलब ये 4.9 इंटू 3 में से एक गया तो 2/2, मतलब कि 4.9। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है? 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन वर्टिकल डायरेक्शन। आंसर डी। 12 का सही आंसर कौन सा हो गया? डी। हम लोग हॉरिजॉन्टल में भी चेक कर सकते हैं, हालांकि पहले क्वेश्चन ने बोल दिया कि व्हाट इज द रिलेटिव वर्टिकल, वर्टिकल पहले ही पूछ दिया है, तो हॉरिजॉन्टल चेक करने की जरूरत है नहीं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है ए बॉल ऑफ मास 0.2 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बाय अप्लाइंग ए फोर्स बाय हैंड, हाथ से एक फोर्स लगा करके, ठीक है, और 0.2 kg के बॉल को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसका स्पीड मान लेते हैं u होगा, u स्पीड से फेंका होगा। इफ द हैंड मूव 0.2 मीटर, ये वाला कितना है? 0.2 मीटर, यहाँ तक हाथ आया है, ठीक है, और यहाँ तक आते आते बॉल का स्पीड v हो गया होगा, ठीक है, 0 स्पीड से फेंका होगा और वहाँ पर बॉल का स्पीड v हो गया होगा, ठीक है। व्हाइल अप्लाइंग द फोर्स, ठीक है, फोर्स लगा करके बॉल को फेंका, बॉल इतना दूर तक तो उसका हाथ के साथ आया, उसके बाद अब उसके हाथ से निकल गया। द बॉल गोज अप टू 2 मीटर हाइट फर्दर, हो रहा है कि इसके हाथ से निकल करके अब 2 मीटर जा रहा है, 2 मीटर, और यहाँ पर जाकर के फाइनल इसका भी
2, क्योंकि V1 तो नीचे जूम कर लिए, V2 0 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो बोल रहा है कि कितना फोर्स से ए आदमी जो है ना इस बॉल को फेंका होगा। तो सबसे पहले तो इस वेलोसिटी को निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए क्या यूज करना होगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बराबर 2GH, 2 इंटू जी का वैल्यू लेना है 10 और एच का वैल्यू कितना है 2 मीटर। ठीक है, V2 स्क्वायर, यहाँ पर निगेटिव साइन लेंगे क्योंकि जी का वैल्यू निगेटिव होगा, स्पीड इसका घट रहा है, डिक्लेरेशन है। तो यहाँ से आ जाएगा V2 स्क्वायर, V2 तो फाइनली 0 ही है, तो माइनस V1 स्क्वायर बराबर कितना 40 माइनस 40, तो V1 स्क्वायर कितना आ गया 40 आ गया। तो ये हम लोग V1 स्क्वायर निकाल लिए यहाँ का वेलोसिटी। अब अगर एक्सेलरेशन निकल जाए, क्योंकि बॉल का मास हम लोग को पता है, अगर यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन निकाल जाए तो एम ए करके हम लोग फोर्स निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2AS लगा लेते हैं। V1 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ 2GH, H यहाँ पर 0.2 दे रखा है, या फिर 2/10 कर देते हैं। तो V1 स्क्वायर हम लोग कितना लाए हैं 40 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पर जो ये हाथ से जो फेंक रहा है ना, उसमें एक्सेलरेशन हम लोग जी एज्यूम नहीं कर सकते, यहाँ का एक्सेलरेशन हम लोग को नहीं पता है उसके हाथ का, तो ए ही ले लेते हैं। तो -4/10 ए। ठीक है, अब यू का वैल्यू यहाँ पर 0 से स्पीड से उठाया होगा बॉल को, तो ये हम लोग कर सकते हैं 40 इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन निगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है, डिक्लेरेशन नहीं हो रहा है, तो ए का वैल्यू निगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। तो 40 बराबर कितना हो जाएगा 4/10 इंटू ए, या ए बराबर कितना हो जाएगा 400, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 और ए डिवाइड हो जाएगा 4 से, कितना आ रहा है 100। तो ए का वैल्यू 100 आ गया। उसके बाद अब फोर्स निकालना है, तो फोर्स बराबर एम इंटू ए कर देंगे। एम का वैल्यू कितना दे रखा है 2/10, 2/10 इंटू ए का वैल्यू हम लोग अभी 100 लाए हैं, तो 1 0 कैंसिल, ये टोटल 20 न्यूटन। तो हम लोग का सही आंसर कौन आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर जो इनिशियल स्पीड है उसका 0 है, क्योंकि 0 स्पीड से बॉल को उठाया, उसके बाद फोर्स लगाया, हाथ को 2 मीटर ऊपर ले गया और उसके बाद बॉल को छोड़ दिया है। तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगा, यहाँ पर 0 होगा, इसलिए फाइनल V1 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2AS, एस के जगह 0.2 मीटर है, जिसको 2/10 ले लिए। अब 40 माइनस यू हालांकि 0 ही होने वाला है, 40 बराबर 2 इंटू 2 4, ये माइनस साइन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ए निकल गया, उसके बाद ए बराबर ए में, तो ए था इसका फाइनल एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि कुल मिला के ठीक ठाक क्वेश्चन था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ए प्लेयर काउट ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, मास कितना दिया है 150 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 150/1000 केजी, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 0 का कैंसिल हो जाएगा, 3/20 केजी। ये मास दे रखा है बॉल का एट ए रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितना दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। इफ द कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीट इन 0.1, टाइम कितना दे रखा है 0.1 सेकेंड। द फोर्स, हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स वेलोसिटी में रिलेशन हम लोग जानते हैं, एफ बराबर चेंज इन मोमेंटम dp/dt, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इंटू टाइम बराबर एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो यहाँ पर एम का वैल्यू कितना है, एम का वैल्यू है 3/20 इंटू वी फाइनल कितना है, वी फाइनल उसके हाथ में जाकर को बॉल रुक जाता है, तो वी फाइनल 0 और वी इनिशियल कितना था, बॉल किस स्पीड से जाता है, बॉल उसके पास जाता है 20 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से, तो यहाँ पर 20 ले लिए, 20 से 20 कैंसिल, ये आ गया -3। ठीक है, और अगर एफ यहाँ पर निकालने जाएंगे, अगर इसका पॉजिटिव वैल्यू ले लें क्योंकि हम लोग को मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो 3/टाइम का वैल्यू कितना दे रखा है, टाइम का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 0.1 सेकेंड, 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, एक कितना आ रहा है 30 न्यूटन। ठीक है, 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, ए पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg, मास कितना दे रखा है 0.3 kg, इज सब्जेक्ट टू ए फोर्स, एफ का वैल्यू दे रखा है -k × x विथ k इज इक्वल टू 15 न्यूटन पर मीटर।
व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन। ए का वैल्यू हम लोग को निकालना है कितना होगा, के का वैल्यू कितना दे रखा है, ये 15 न्यूटन पर मीटर। इफ इट इज रिलीज फ्रॉम ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन से 20 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर दूर कहने का मतलब कि एक्स का जो वैल्यू है वो 20/100 मीटर हो जाएगा, 1/5 मीटर। तो पूछ रहा है कि ए का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो हम लोग को दे रखा है एफ बराबर माइनस के एक्स, हम लोग लिख लेते हैं एम ए बराबर माइनस के जगह पर कितना दे रखा है 15 इंटू एक्स, एक्स के जगह पर कितना यूज करना है 1/5 मतलब कि -3, या फिर ए का वैल्यू निकाल लेंगे तो -3/m, और एम का वैल्यू कितना है 3/10, 3/10, तो ये कितना आ रहा है टोटल -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सी। अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है ए ब्लॉक इज केप्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस विद एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, यहाँ पर एंगल अल्फा दे रखा है। द इंक्लाइन इज गिवन एन एक्सेलरेशन ए टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, इस इंक्लाइंड पर एक एक्सेलरेशन ए इस डायरेक्शन में दे रखा है, ठीक है। तो इस बॉडी पर अगर फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, तो इस पर एक स्यूडो फोर्स हम लोग इस डायरेक्शन में कंसीडर कर सकते हैं जिसका एक्सेलरेशन ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें नीचे की ओर जो एक्सेलरेशन होगा जी साइन अल्फा होगा, ब्लॉक अगर इस तरह से रखा हुआ है अल्फा एंगल बना रहा है तो नीचे की ओर इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा जी साइन अल्फा, और इसका कंपोनेंट अगर ले ले जो इसको बैलेंस करेगा, ए एंगल अल्फा है तो ए एंगल भी अल्फा ही होगा, और ए हो जाएगा ए कॉस अल्फा, ठीक है। अब ए दोनों चूंकि ये बॉडी आप स्टेशनरी है मतलब आगे या पीछे नहीं बढ़ रहा है, तो इस केस में हम लोग का ए कॉस अल्फा जी साइन अल्फा, ये दोनों क्या होना चाहिए आपस में इक्वल होना चाहिए। हम लोग लिख सकते हैं ए कॉस अल्फा बराबर जी साइन अल्फा, यहाँ से ए का वैल्यू हो जाएगा जी साइन बटा कॉस टैन अल्फा, ठीक है। तो सही आंसर हम लोग को कौन आ रहा है जी टैन अल्फा, सी। सिंपल क्वेश्चन था। अगर इसमें एक्सेलरेशन ए है तो इस पर हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि स्यूडो फोर्स, क्योंकि एक्शन के बराबर रिएक्शन होता है न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार, अगर ए इस पर फोर्स लगा रहा है तो उतना ही फोर्स ए इस पर लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में। तो इसका अगर कंपोनेंट, इसको बैलेंस करने के लिए इसका एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा दूसरा कंपोनेंट नीचे आएगा, तो हालांकि इस कंपोनेंट का हम लोग को रिक्वायरमेंट है नहीं, हम लोग क्या कर लेंगे इसको आपस में इक्वल कर लेंगे, तो बॉडी ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, बॉडी क्या हो जाएगा स्टेशनरी हो जाएगा। तो स्टेशनरी रखने के लिए दोनों को इक्वेट कर लिए और यहाँ से हम लोग का ए का वैल्यू मिल गया। तो एक क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है ए रॉकेट विथ ए लिफ्ट ऑफ मास इतना केजी, एक रॉकेट है जिसका मास क्या दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है 3.5 इंटू 10⁴ kg इज ब्लास्ट अपवर्ड विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो एक्सेलरेशन दे रखा है वो कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन द इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट, टोटल थ्रस्ट फोर्स कितना लगेगा। तो अगर इसका हम लोग थ्रस्ट फोर्स देखें जो कि ऊपर की ओर लगेगा वो हो जाएगा mg प्लस ma के बराबर, ठीक है। यहाँ पर नीचे दो फोर्स लगेगा, एक mg और एक तो इसका जो एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओ, तो f बराबर कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁴ इंटू 10 प्लस a प्लस g का वैल्यू कितना हो जाएगा वो भी 10 हो जाएगा। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a हो जाएगा 7 इंटू 10⁴ और एक जीरो से 3.5 इंटू 2 और एक जीरो इसमें ऐड हो जाएगा 7 इंटू 10⁵। तो इसका सही आंसर कौन सा आ रहा है बी आ रहा है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 नंबर दे रखा है 3 फैक्टर्स 3 फोर्सेस स्टार्ट्स एक्टिंग सिमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल मूविंग विद ए वेलोसिटी v। एक पार्टिकल है कि जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा था और इस पर टोटल 3 फोर्स लगते हैं जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे रखा है। दीज फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC, ठीक है। ए इसका रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड दे रखा है 3 फोर्सेस का। अगर इस ट्रायंगल को देख करके अगर हम लोग इस तीनों फोर्स को ऐड करने की कोशिश करें, अगर इसका वेक्टर सम देखें तो तीनों का जो डायरेक्शन है ना, ए एक ट्रायंगल बना रहा है। जब एक ट्रायंगल बना रहा होता है 3 वेक्टर, इन तीनों का सम क्या होता है 0 के बराबर होता है। मतलब नेट फोर्स हम लोग बोल सकते हैं कि इस पर 0 लग रहा है। द पार्टिकल विल नाउ मूव विद ए वेलोसिटी, बोल रहा है कि ये तीनों फोर्स लगाने के बाद
पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, तो पार्टिकल के वेलोसिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि तीनों का तीनों जो है सेम स्पीड से जा रहा है ना। तीनों का स्पीड क्या है, सॉरी तीनों का फोर्स का जो सम है वो क्या है, जीरो है। तीनों का फोर्स का सम अगर जीरो हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वही वेलोसिटी फाइनल भी रह जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, भी रिमेन्स अनचेंज, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 में है ए सॉलिड स्फीयर ए हॉलो स्फीयर एंड ए रिंग आर रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए इंक्लाइन प्लेन। एक इंक्लाइन प्लेन है, मान लो इस तरह से एक इंक्लाइन प्लेन हो गया और इस इंक्लाइन पर से एक रिंग है, एक हॉलो स्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है और एक रिंग है। इन तीनों को गिराया जाता है। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन इज, तो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा इसमें से किसका होगा। तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें तो क्योंकि ये रोटेट नहीं होगा, यहाँ पर फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस है तो तीनों का तीनों स्लाइड ही करेगा। जब तीनों का तीनों स्लाइड ही करेगा तो तीनों में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, अगर ए एंगल अल्फा है तो सारा का सारा जी साइन अल्फा हो जाएगा। ए भी जी साइन अल्फा होगा, ए भी जी साइन अल्फा होगा। फोर्स क्या हो जाएगा, एम जी साइन अल्फा। तो फोर्स सब में अलग अलग हो सकता है मास अलग अलग होने की वजह से, पर एक्सेलरेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सबका सब सेम, ऑल सेम। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन और ये था क्वेश्चन नंबर 19। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में टॉपिक नंबर 2 में इंटर करेंगे जहाँ पर क्वेश्चन जो है वो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी पुली, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। पुली वाला सारा का सारा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और उसको काफ़ी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।